जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के वर्ग 10th के मैथ का जो पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उसके आगे के टॉपिक को समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या के बारे में पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अभी हम लोग अपने चैप्टर के हिसाब से कुछ टॉपिक को समझते हैं। तो हमारा देखिए बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं पहले से, यहाँ पर इसको समझते हैं। कह रहे कि प्रत्येक भाज्य संख्या, इसको ध्यान में रखना होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि जो भी भाज्य संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य गुणनफल में बदल सकते हैं। जैसे अगर पूछ देंगे, कल ही बताए थे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है, ठीक है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, ठीक है। इस तरह से और भी है भाज्य संख्या जो स्वयं को छोड़ करके, एक को छोड़ करके किसी भी प्राकृत संख्या से किसी और प्राकृत संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 तो और भी संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो 4 2 से ले जाएं तो 2, तो कितना हो गया 4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो अब देखेंगे तो 4 का गुणनखंड जो है वह 2 के घात कितना आ गया 2, तो 2 क्या है, घात को छोड़ देते हैं तो क्या हो गया अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनफल के रूप में हो जाएगा। जैसे 6 है, 6 देखा है तो 2 3, तो 6 बराबर कितना हो गया 2 गुना 3। अब 2 और 3 देखेंगे ना, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग एक ऐसे अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त कर सकते हैं जिसके समान दूसरा अब नहीं हो, ठीक है। अब वैसे ही 8 का देख सकते हैं, 8 का करेंगे तो 2 4 और फिर 2 2, तो कितना हो गया 8 बराबर 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना 2 के पावर 3। तो समझ सकते हैं कि जो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के घात 3, यानी कि 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, घात को छोड़ देना है। अब देखिए अगला, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग अभाज्य गुणनफल करके बताएंगे 125 का, कमेंट माध्यम में, कमेंट सेक्शन में ये वाला बताएंगे 125 का अभाज्य गुणनखंड करके बता देंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये वाला देखते हैं दूसरा, इसको ध्यान रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या में 2 तरीके का होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोगों को लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको ऐसे भी किया जाए, b से a में भाग देते हैं, तो b से a में भाग देते हैं तो क्या होता है ना कि भागफल कुछ आ जाएगा, और जो नीचे बचेगा उसको शेषफल कहते हैं। यानी कि भाग देने पर हमें 2 संख्याएं प्राप्त होती है, r और q, यानी कि भागफल और शेषफल। ये तो 2 मालूम है, 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जिसमें एक कंडीशन होता है कि जो शेषफल होगा वह हमेशा भागफल से छोटा होगा, जो शेषफल होगा वह हमेशा भागफल से छोटा होगा। यानी कि समझ लीजिए कि जो q का मान होगा ये ज़्यादा होगा, अधिक होगा, और जो r का मान होगा वह क्या होगा, इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो b तरफ खुला है, इसका मतलब इसका मान बड़ है और इसका मान क्या है, छोटा है। तो
ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तथा ए जिसमें भागा देंगे तो उसको भी, यहाँ पर भी एक कंडीशन है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा। ये बड़ा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता का मतलब उसको भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को कब क्या लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब यहाँ केवल भाग देते हैं, और जब प्रमेयिका लिखते हैं ना, प्रमेयिका क्या होता है, तो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए। शेषफल क्या आ सकता है, शेष आर का मतलब क्या समझते हैं, शेषफल। तो शेषफल पता है क्या आएगा, 0 आएगा, माने कुछ नहीं बचेगा, या फिर जो b होगा ना उससे क्या होगा, कम होगा। शेषफल 0 आ सकता है, बात समझ में आ रहा है, या तो 0 के बड़ा आएगा, 0 आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। ये नीचे का मतलब बराबर होता है और इसका मतलब r का मान बड़ा होगा, 0 से बड़ा आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जो यहाँ पर होगा इसका मान हमेशा जो है या तो 0 आ सकता है, 0 नहीं आएगा तो कुछ अंक आएगा, जो भी अंक आएगा, संख्या आएगा, इस संख्या से क्या होगा, छोटा होगा, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो r जो है वो छोटा होगा किससे, b से। समझ में आ रहा है, ये वाला समझना चाहिए कि जो r का मान होगा वह 0 हो सकता है, 0 नहीं होगा कुछ और होगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ से तो ज़रूरी छोटा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको a को हम लोग कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य। b को यहाँ समझ सकते हैं, क्या कहेंगे, भाजक। गुना q को क्या कहेंगे, भागफल, क्या कहेंगे, भागफल। प्लस r को क्या कहेंगे, शेषफल, क्या कहेंगे, शेषफल। तो क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए इसको याद कर लेंगे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सिद्ध किया हुआ कथन को प्रमेयिका कहते हैं। यहाँ पर बता दिए कि जो पहले से सिद्ध किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमेयिका बोलेंगे। करे कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाला दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, दो को दिया रहेगा तो एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r उपस्थित है, उसमें विद्यमान है कि क्या बन जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो ये वाला आप लोग को बता दिया गया है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 9वीं शताब्दी में एक घटना होती है कि फारसी गणितज्ञ रहते हैं, एक फारसी गणितज्ञ यानी कि फारसी भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। उनका नाम रहता है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, क्या नाम है, अल ख्वारिज़मी। इनके नाम से एक शब्द उत्पन्न हुआ, क्या चीज़, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो बताना है कि फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी से। किससे, फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी से। कैसे हम लोग करते हैं, उर्दू फारसी, तो वहीं फारसी जो भाषा है, फारसी जो शब्द है, फारसी में गणितज्ञ के बहुत अच्छे जानकार थे, कौन, अल ख्वारिज़मी। इन्हीं के नाम से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है 9वीं शताब्दी में, ठीक है। और इनकी एक किताब है, पुस्तक है, और इनके पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर। यहाँ पर ध्यान देना है, हिसाब अल, देखिए अल नाम है, हिसाब अल जबर। हिसाब समझते हैं ना, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमरा थोड़ा सा हिसाब देखिए ना, माने जो हम सामान लिए हैं उसको थोड़ा सा, हम लोग उसको गणित बोल देते हैं, मैथ बोलते हैं कि थोड़ा सा जोड़ जाड़ कीजिए देखिए कैसे होता है, तो उसको हिसाब बोल देते हैं। तो हिसाब अल जबर या अल मुकाबला, और इसी के पुस्तक जो हिसाब अल जबर है उसमें से एक शब्द लिया गया है जिसका नाम है अल जबरा। यहाँ से इल जबरा, जिसे अल हो गया, जबर जबरा, अल जबरा हम लोग कहते हैं। अल जबरा का हिंदी जो होता है वह होता है बीज गणित। क्या होता है, बीज
बीज गणित हम लोग, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये सब ना लिखते हैं अलजबरा में, गुणनखंड होता है, एक आता है। तो अल ख्वारिज़मी के पुस्तक जो था उसका नाम है हिसाब अल जबर या अल मुकाबरा, और अलजबरा जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है, तो हिसाब अल जबर से। अलजबरा का हिंदी जो होता है वह क्या होता है, बीज गणित होता है। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं HCF। हमारा अगला जो टॉपिक है वह क्या है, HCF है। तो HCF देखते हैं। HCF कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो A और B को पूर्णतः विभाजित करता है। HCF अगर दो संख्याओं का HCF निकालना है या तीन संख्याओं का HCF निकालना है, जो भी दिया हुआ है संख्या, अगर हम HCF निकालते हैं तो समझिए कि उसमें उन दोनों में से एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर दे, और वह सबसे क्या होगी, बड़ा पूर्णांक होगा। वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो A और B को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। इसको बनाएंगे हम लोग प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। अगर हम लोग स्टेप A बराबर लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R, तो स्टेप 1 लेते हैं, तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, A का मान इन दोनों में से बड़ा छोटा हम लोग को खुद डिसाइड करना है कि कौन A है कौन B है। तो जो पूर्णांक बड़ा होगा उसको A मान लेना है, तो इसको हम लोग A कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। तो इसके बराबर लिखना है A बराबर A 455 बराबर, ठीक है। B के जगह पर किसको रखना है भाई, तो B के जगह पर 42 हो गया। और इसमें सोचना है कि कितना से गुना करें कि उसके नज़दीक पहुंच जाए। जो R का मान रखना है जितना यहाँ पर रख 42 से कम रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 ले गुना करते हैं, तो 42 में 10 ले गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 55 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब देखिए जो R आता है वह हमेशा B से छोटा आना चाहिए, तभी ये आपका सही। अगर यहाँ पर 9 से गुना करते तो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ देखते ना तब 42 से अधिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि किससे गुना करें ताकि इसमें से इस गुना करके घटाने पर यहाँ पर बच जाए। इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको गुना तो 455 आ जाना चाहिए। बात समझना चाहिए कि 455 लाने के लिए यहाँ पर जो B है उसमें कितना से गुना करें, ठीक है, कि जो R के जगह पर जोड़ करके लिखे वह 42 से कम है, यानी कि जितना है उससे कम आना चाहिए। ये स्टेप 1 हो गया। इसको R कहते हैं। R का मान हम लोग को करना है 0। जब तक 0 नहीं होता है, अभी तो 0 नहीं है, R बराबर नॉट 0, 0 हो जाता है तब तो आंसर हम लोग ढूंढ लेंगे, HCF निकल गया हमारा। लेकिन अभी 0 नहीं आया है तो लिखेंगे R = नॉट 0। देन स्टेप 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अब उसको यहाँ ला देंगे 42, और यहाँ पर जो R आया था उसको यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। यहाँ बात समझने वाली है कि जो B होगा उसको यहाँ पर कर देंगे और जो R होगा उसको यहाँ पर। फिर वही प्रोसेस 35 में कितना से गुना किया जाए कि 42 से कम है, और जो शेषफल की जगह पर कुछ रखा जाता है। 1 से गुना करते हैं तो 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ेंगे तब ना। अब देखिए 7 जो है इससे कम है, ठीक है, बढ़िया है अभी, लेकिन अभी भी R बराबर 0 नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा लेकिन अभी 0 नहीं आ पाया है। तो देन स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा देख लीजिए, उसको 35 को यहाँ रख देंगे, ठीक, और 7 को यहाँ पर रख देंगे। अब सोचेंगे कितना से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। अब की बार क्या हो जाएगा, 0 बच गया, यानी कि R = क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा, किसका HCF, तो 455,42 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आया है वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, HCF कितना हो गया, 7 हो गया। बात आ रहा है समझ में। देखिए इसको आराम से बनाना है, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं करना है। पहले चूज कर लेना है कि दो पूर्णांकों में कौन सबसे बड़ा है। बड़ा वाला को A मानेंगे, छोटा वाला को B मानेंगे। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेयिका लिखना है। जो भागा देते हैं वो एल्गोरिथम है, ठीक। थोड़े सा अंतर है, दोनों मिला जुला के एक के जैसा है।
इसलिए अंतर नहीं हो पाता है कुछ लोगों से, ठीक है। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे और ऐसे कर देंगे। तो HCF हमारा 7 हो गया। अब 7 से जो है ना 455 भी कट जाएगा और 42 भी कट जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा पूर्णांक हो गया, जो किसको किसको काट देगा, 455 और 42 को काट देगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स कथन है, उसको देख लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, यहाँ पर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस लाइन को पहले ही बता दिया गया है। और यह कथन क्या कहलाता है, और इसी कथन को अंक गणित की आधारभूत, और यह कथन क्या कहलाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। कि किसी भाज्य संख्या को, जैसे 16 क्या है, 16 जिसे मान लेते हैं 15 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 15 के अलावे और 1 के अलावे कोई और प्रकृत संख्या से भी विभाजित हो जाता है। तो 15 को अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 गुना 5 हो जाता है, ठीक है, 3 गुना 5 हो जाता है। तो अब देखिए कि इसको क्या हो गया, बिना क्रम के यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अभाज्य गुणनखंडों का जो क्रम होता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसा नहीं है। वह क्या रहेगा, क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय रहता है। बिना क्रम में रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा। अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा नहीं हो। तो 15 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। 15 भाज्य संख्या है लेकिन 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूपों में या अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए एक यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम लिखे हुए हैं, वैज्ञानिक लेखक जो कहिए उसका नाम लिखे हुए हैं, उनका नाम है, या ऐसे में ही गणितज्ञ हैं, ठीक है ना, गणित और विज्ञान दोनों कह सकते हैं, गणितज्ञ और वैज्ञानिक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कृति है डिस्क्विशंस और अरिथमेटिक की, ठीक है, अरिथमेटिक की, डिस्क्विशंस अरिथमेटिक की 1-2 बार बोलेंगे आ जाएगा, ठीक है। इनकी कृति का मतलब एक पुस्तक है जिसमें वो अपने को व्यक्त किए हैं, लिखे हुए हैं अपनी कृति। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः क्या कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हम लोग बता सकते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाएगा। कार्ल फ्रेडरिक, अब देखिए 3 वैज्ञानिक हैं, कार्ल फ्रेडरिक, आर्किमिडीज का तो नाम सुने होंगे, और न्यूटन। 3, कार्ल फ्रेडरिक, आर्किमिडीज और न्यूटन, इन दोनों से आप लोग भली भांति 9th क्लास में परिचित होंगे। न्यूटन के गति के नियम, आर्किमिडीज संबंधित पलवन के नियम, युग, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक, इन तीनों जो है महानतम गणितज्ञ है, महानतम गणितज्ञ है। यानी कि 3 जो है गणित में इन तीनों का विशेष योगदान है। इनका गणित और विज्ञान दोनों में, किनका, तो कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस है, इनका गणित और विज्ञान दोनों में क्या है, मौलिक योगदान है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को आप लोग 12th क्लास में पढ़ सकते हैं, वो फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, गॉस का परिमेय भी है। और यहाँ पर हम लोग कथन गणित पढ़ रहे हैं। देखिए गणित और विज्ञान दोनों में किसका योगदान है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। इनको और क्या कहा जाता है, तो गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी कृति है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है जिसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इस लाइन को दोबारा लिख दिए हैं हम, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसको समझ गए ना कि 15 भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 होता है, जो कि अलग अलग है, ठीक है। तो अद्वितीय होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा है, देख लीजिए HCF के बारे में थोड़ा सा, और LCM के बारे में है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखिए जिसे दे रखा है 36 और ले सकते हैं 42 का HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो 36 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 4, 3 गुना 3।
2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है। और 42 को कैसे लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। तो ये इसको तो ऐसे ही कर देंगे। हम लोग को क्या निकालना है HCF। तो इसमें HCF कैसे निकाल लेंगे हम लोग देख सकते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 42 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यानी कि अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। 36 और 42 अभाज्य संख्या है, उसको अभाज्य में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। अभाज्य में कन्वर्ट कर दिए तो इसमें देखना है कि हम लोग को सबसे जो कम है वह कौन सा है, छोटी घात वाला, सबसे छोटी घात। इसमें सबसे छोटी घात वाला कौन है, तो 2 के पावर 1 है। इसमें 2 के पावर 2 है, तो एगो लिया जाएगा इसमें से 2 के पावर 1 वाला सबसे छोटी घात। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 2 को है तो 2 को नहीं लेंगे, एगो लेंगे। सबसे छोटी घात का गुणनफल करना है, गुना करना है। तो आप लोग यहाँ से समझिए, ठीक है, सबसे छोटी घात, ठीक है। तो सबसे छोटी घात 2 के पावर 1 हो गया। उसके बाद देख लीजिए 3 के पावर 1, इसमें 2 है तो उसको ना लेकर के इसको लेंगे 3 के पावर 1। और 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, यानी कि इसमें कह सकते हैं 7 के पावर 0। तो उसका मतलब है इसमें नहीं है उसमें है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा। तो उसको नहीं ले करके हम लोग इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 7 का पावर 1 है और उसमें नहीं है ना, यानी कि 7 का पावर 0 है। 7 का पावर 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझिए बढ़िया से। इसमें 7 का पावर 1 है, उसमें नहीं है। अच्छा इसे समझिए ना, जो दोनों में शामिल होना चाहिए। अगर इसमें 1 है तो इसमें नहीं है, तो अपने हिसाब से 0 करेंगे। 7 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इस हिसाब से 7 का पावर 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लेंगे हम। 1 को रहने दिए, छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा रहता है, या फिर लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो कितना हो गया, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और ये 1 हो गया। इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो कितना आ गया 6, यानी कि 36 और जो 42 है उसका HCF कितना आ गया, तो HCF आ गया 36 और 42 का HCF आ गया कितना, 6 आ गया। और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और एक क्या करेंगे, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से 1 का HCF निकाल करके जवाब देंगे। HCF तो 48 का और 15 का, ठीक है, इसका जवाब देंगे आप लोग। अब देखिए इसको 15 ना करके रुकिए बता देते हैं, इसको कर देते हैं हम 32, ठीक है। LCM संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करके सबसे बड़ी घात का गुणनफल करना है, ध्यान देना है, ठीक है। LCM जैसे 36 और 42 का ही लेते हैं, 36 और 42 का ही लेते हैं LCM। तो 36 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो गया 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, कर सकते हैं ना, 1 1 2 1 1 2। और 42 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7। अब इसमें देख लेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 के पावर 2 है इसमें। तो इसका LCM कितना हो जाएगा भाई, तो 2 के पावर 2। इसको 2 के पावर 1 वाला को छोड़ देंगे, दोनों में शामिल होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी घात तो 3 के पावर, इसको लेंगे कि उसको लेंगे, तो उसको लिया जाएगा। और इसमें 7 के पावर 1 है, उसमें नहीं है, तो 7 के पावर 0 है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 के पावर 1 है, तो ये इसको लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 गुना 3 और गुना में 7। अब बोल दीजिए कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 में 7 से गुना करेंगे, 36 में 7 से गुना करेंगे तो 42, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, 252। 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 42, 21 4 25 हो जाएगा, तो 252 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, उसके बाद सबसे छोटी घात लेके चलेंगे गुणनफल का, तो HCF निकलेगा, सबसे बड़ी LCM का आंसर हमेशा HCF से बड़ा होता है, तो इसमें याद रखना है बड़ी, HCF छोटा होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, छोटी घात, इसका बड़ी घात वाला। अब देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF LCM गुना A क्रॉस B, A गुना B। इसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 36 और 42, ठीक है।
तो इसका एलसीएम निकाले हम तो कितना आ गया बताइए। एलसीएम निकाले 36 42 का तो आ गया 252, ठीक है। और अगर इसका एचसीएफ निकाले हैं तो आ गया कितना, 6 आया था, 6 आया था। अब कह रहा है कि अगर आप एचसीएफ 36 42 कर दीजिए, ए अभी इसमें देख लेना है कि कौन ए बी होगा, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 42 और गुना एलसीएम 36 42 करेंगे तो कितना आ गया, 6 गुना 252, 6 गुना 252 करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 6 25 1 31 3, 6 दूनी 12 3 15, 15 से 12 आ रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी करते, ए गुना बी करते हैं, तो ए का मान है 36 और बी का मान 42, ऐसे बड़ा को ए मानना है, छोटा को बी मानना। चलिए कोई पहले से ले रखे हैं, तो 36 में 42 ले गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 72 ऐसे कर लीजिए, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है 144, तो इसको करेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 और ये आ जाएगा 1512, यानी कि ये भी कितना आ गया 1512, 1512 आ गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर दो पूर्णांक दिया हुआ हो तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम और एलसीएम निकाल करके गुना करेंगे, जितना ये गुना करके आएगा उतना उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो उतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुना जो होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, यदि p अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है, करें कि p जो है एक संख्या है, अगर वह a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ऐसा समझ लीजिए कि वही संख्या a को भी विभाजित करेगी। इस तरह का सवाल आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। यदि p अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करती होगी, जहाँ एक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक तो सही हो जाएगा, अगर निगेटिव लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का माइनस का प्लस होता है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। p जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए, a स्क्वायर को कट करता है। जैसे देखिए 4 जो है इसको 2 क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2, तो समझ लीजिए कि ये तो अभी 4 कट कर देगा 2 बार में आ गया, तो समझ लीजिए कि इसका a का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि a का मान ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, ये तो कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको कैसे 2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कट गया तो a का मान 2, तो अब बताइए 2 को भी नहीं काट देगा तो इसको भी काट देगा एक बार में। तो इस तरह से यदि p अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a ये स्क्वायर हटा देंगे तो भी उसको काट ही देगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आज हम आगे नहीं बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।